हेलो क्लास 10 के बच्चों, तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हें इस चैनल पे स्वागत करता है जिसका नाम है स्टडी नेट। तो आज से हम लोगों ने यहाँ पे सीरीज स्टार्ट किया जिसमें मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे इस एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सको। सो देखो, सबसे पहले इस पोम में ना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो पोम को स्टार्ट करने से पहले मैं कोशिश करता हूँ कि एक छोटा सा कोट तुम लोगों के सामने पेश करूँ। तो ध्यान से इस कोट को सुनना, ठीक है। तो क्या है, इट इज़ नेवर टू लेट टू स्टार्ट समथिंग न्यू टू डू ऑल दोज थिंग्स दैट यू हैव बीन लॉन्गिंग टू डू। यानी कभी भी कोई भी काम को स्टार्ट करने के लिए ना कोई डेफिनेट टाइम नहीं होता। समझ गए ना इस बात को। तो अभी भी अगर तुम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। अभी से स्टार्ट करो, काफ़ी अच्छे मार्क्स तुम लेकर आ सकते हो, ठीक है ना। तो वही मैंने इस कोट में लिखा हुआ है। तो हमारा जो आज का पोम है, सबसे पहला पोम, वो है फायर एंड आइस, ठीक है। तो गौर से देखना, एक एक चीज़ मैं तुम लोगों को इस पूरे के पूरे वीडियो में बता दूंगा, फिर दूसरी कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है ना। अच्छे से देखना। तो सबसे पहले इस पोम को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लें, थोड़ा सा समझ लें कि यहाँ पे आखिर बोला क्या है। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। यानी कुछ लोग हैं जो ये कहते हैं कि ये जो दुनिया है वो आग से ख़त्म होगी, और कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया जो है वो आइस से खत्म होगी। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। लेकिन मैं उन लोगों के साथ जाना चाहता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया आग से खत्म होगी। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहली बात तो तुम्हें ये ध्यान में रखना है बच्चों कि फायर एंड आइस, इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। हर एक पोम का पोएट का नेम जरूर याद रखना। तो इस पोम को लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और यहाँ पे उन्होंने फायर एंड आइस का एक लिटरल मीनिंग देने के बजाय एक सिंबलिकल मीनिंग दिया। अब वो क्या है जरा वो भी हम समझेंगे। फायर का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डिज़ायर, समझ गए ना। एंड आइस का मतलब यहाँ पे हो जाएगा हेट्रेड, ठीक है। तो आगे देखते हैं कि आखिर बोला क्या है। तो उनके कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया जो है वो डिज़ायर करने से भी खत्म होगी। अब तुम बोलोगे कि डिज़ायर का मतलब क्या होता है। तो डिज़ायर का मतलब क्या होता है कि देखो, जैसे कि हम क्या होते हैं ना कि हमारे अंदर कहीं ना कहीं पे एक डिज़ायर उत्पन्न होती है। आज अगर तुम 100 रुपये कमा रहे हो तो कल जाकर वही 100 रुपये की जगह तुम्हारे मन में ख्याल आएगा, अरे यार 100 रुपया तो कुछ नहीं हो रहा है, कम से कम 500 होना चाहिए। तो दिन प्रतिदिन हम इंसान क्या होते जा रहे हैं, लालची होते जा रहे हैं, है ना। हमारे अंदर एक डिज़ायर होती जा रही है, और जिस वजह से हम क्या कर रहे हैं, हमें और चाहिए और चाहिए और चाहिए, ऐसे करते जा रहे हैं, और इस वजह से ये दुनिया खत्म हो जाएगी। दूसरा यहाँ पे स्टैंजा क्या कहा है, जरा गौर से समझना। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफिस। तो यहाँ पे दो ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हैं जिसकी मीनिंग तुम लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है, और वो सारी मीनिंग क्या है। सबसे पहले पेरिश। पेरिश का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, यानी खत्म हो जाना, बर्बाद हो जाना। एंड सफिस का मतलब होता है सफिशिएंट। तो यहाँ पे पोएट का कहने का मतलब ये है कि सिर्फ आग से ही दुनिया खत्म नहीं होगी। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ डिज़ायर से ही दुनिया खत्म नहीं होगी, बल्कि आइस यानी जो हेट्रेड है, हम एक दूसरे के प्रति जो हेट वाली फीलिंग रखते हैं, उसके वजह से भी दुनिया खत्म होगी, और ये भी दुनिया को खत्म करने के लिए काफ़ी है। अब तुम ये सोच रहे होगे ना कि आखिर पोएट ने आइस क्यों बोला, हेट्रेड को आइस क्यों बोला। तो चलो मैं वो भी समझाता हूँ, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है, ज़रा गौर से समझना सुनना, ठीक है। बहुत मज़ेदार पोम है। तो क्या होता है ना कि जब हम आइस को अपने हैंड के ऊपर रखते हैं तो उससे भी हमें दर्द होने लगता है। अगर तुम लोगों ने ये चीज़ देखा होगा तो कभी आइस को ना ऐसे हाथ पे रख के देखना, उससे भी दर्द होने लगता है। तो इसका मतलब ये है कि आइस वाले जो इमोशंस हैं, यानी आइस का मतलब यहाँ पे जैसे हो गया जेलसी, और तुम्हारा हो गया हेट्रेड, इनडिफरेंस, कोल्डनेस, ये सारी जो फीलिंग होती है ना वो दूसरों को दिखती नहीं है। तुम अंदर ही अंदर क्या करते हो, दूसरे से जलते हो, तुम्हारे ऊपर से ऐसे आग नहीं निकलती है, दिखते नहीं हो कि तुम जल रहे हो, लेकिन तुम जलते हो, ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि लोग अंदर ही अंदर दूसरे से हेट करते हैं, जिसके वजह से भी दुनिया खत्म होने वाली। यानी एक दूसरे से मारपीट करना, एक दूसरे से बदले की भावना रखना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दुनिया को ख़त्म करने के लिए काफ़ी है। तो आई होप कि यहाँ पे तुम लोगों को ये पोम का तो मतलब समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक सेंट्रल आइडिया दिया है, ज़रा अच्छे से देखना कि ये सेंट्रल आइडिया तुम्हारा है क्या। इसको तुम खुद से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो बताया है ना सेम का सेम यहाँ पे सेंट्रल आइडिया दिया हुआ है।
इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। अच्छे से एक बार पढ़ लेना, मैं टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारा एग्जाम सामने है। तो फटाफट मूव ऑन कर जाते हैं हम लोग पोएटिक डिवाइस के लिए कि आखिर इस पोम से कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस तुम्हें पूछे जा सकते हैं। और ध्यान रखना कि मैं यहाँ पे जो जो पोएटिक डिवाइस दे रहा हूँ ना गिन चुन के, वो सारी पोएटिक डिवाइसेस ही इस पोम में है, इसके अलावा कोई दूसरी पोएटिक डिवाइस नहीं है। जरा गौर से समझ लेना। तो सबसे पहले देखो राइमिंग स्कीम। हर एक पोम की एक राइमिंग स्कीम होती है। ऐसा भी जरूरी नहीं है कि हर एक पोम की ही राइमिंग स्कीम हो। कुछ कुछ ऐसी पोम्स होती हैं जो सिर्फ पोम होती है, उनको हम गा नहीं सकते, उनकी राइमिंग स्कीम नहीं हो सकती, लेकिन इसकी है। अब राइमिंग स्कीम कैसे पता करोगे तुम, ये जरा गौर से देखो। सबसे पहले देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फायर। हर एक लाइन के लास्ट में चले जाओ और उस वर्ड को हम जैसे प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं उस तरीके से वहाँ पे उसको ABCD कर दो। जैसे कि देखो फायर, डिज़ायर एंड फायर, इन तीनों के लिए तुम यहाँ पे क्या लिखोगे, ए और ए, ठीक है। और आइज का जो साउंड है वो मिल नहीं रहा है तो इसको तुम बी मान लो। तो फर्स्ट वाला जो स्टैंजा है, फर्स्ट वाले स्टैंजा का राइमिंग स्कीम क्या है, ABAA। समझ गए। नीचे वाले में देखते हैं ट्वाइस, आइस, सफिस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको ए मान लेंगे, ठीक है। एंड हेट और ग्रेट ये दोनों एक जैसा लग रहा है पढ़ने में, तो इसको हम लोग बी और बी मान लेंगे। तो सेकेंड वाले स्टैंजा का जो राइमिंग स्कीम है वो क्या होगा, A B A, ठीक है। देखो यही यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले का राइमिंग स्कीम है ABAA एंड सेकेंड वाले का ABABA। जो भी स्टैंजा तुम्हें उठा के यहाँ पे पूछ दे फटाफट वहाँ पे बना डालो, ठीक है। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है सिंबलिज्म। एंड सिंबलिज्म में क्या होता है जरा गौर से समझना। सिंबलिज्म में होता क्या है कि जो भी तुम्हारा यहाँ पे चीज़ दी जाती है ना पोम में, उसकी कोई एक और मतलब होती है। जैसे कि फायर एंड आइस, तो यहाँ पे फायर का मतलब वो जलता हुआ आग नहीं है, आइस का मतलब वो ठंडी वाली बर्फ नहीं है। तो इन दोनों को सिंबलाइज किया गया है। पोइट ने क्या किया यहाँ पे, सिंबलाइज किया, इन दोनों को एक सिंबल के रूप में यूज़ किया। किस चीज़ के लिए भाई, डिज़ायर के लिए एंड हेट्रेड के लिए। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, द टर्म फायर सिंबलाइजेज द वायलेंट ह्यूमन इमोशंस लाइक एंगर, क्रुएल्टी, ब्रूटलिटी। इस चीज़ को ध्यान में रखना। कौन कौन से वर्ड फायर के लिए यहाँ पे जस्टिफाई करेंगे। सबसे पहला वर्ड आपका हो गया क्रुएल्टी, एंगर, डिज़ायर, ब्रूटलिटी, ठीक है, लस्ट, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा आता है, एवरेज भी आता है, AVRICE। एंड आइस के लिए कौन कौन से टर्म तुम्हारे यहाँ पे काम आने वाले हैं, वो तुम्हारे हो जाएंगे हेट्रेड, जेलसी एंड इंडिफरेंस। और एक और वर्ड जान लेना, कोल्डनेस, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो पोएटिक डिवाइस है वो है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब जानते हो ना, वो याद करो, चंदू के चाचा ने चंदू के चाची को चांदी के चमचे से चटनी चटाई है ना। तो यहाँ पे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो च च च च हो रहा है हर एक जगह पे। पका पेड़ पे पका पपीता, पिंगू पकड़े पका पपीता, है ना। तो प साउंड रिपीट हो रहा है। तो जितनी भी टंग ट्विस्टर्स होती हैं वो सारे के सारे आपके होते हैं एलिट्रेशन। एंड आप पूछोगे कि एलिट्रेशन क्या होता है, तो एलिट्रेशन में होता क्या है कि कोई भी कॉन्सोनेंट साउंड जो होता है ना वो बार बार रिपीट होता है शुरू में। ध्यान रखना, मैंने वर्ड कहा शुरू में, लास्ट में नहीं, बीच में नहीं। जैसे कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को, तो च भी शुरू में है, च यहाँ भी शुरू है, यहाँ भी शुरू है। तो इन द सिमिलर वे कोई भी तुम अगर पोम देखते हो, लाइन देखते हो, वो तो मैं तुम्हें दे ही रहा हूँ कि कौन कौन से कहाँ कहाँ पे हैं, फिर भी समझ लो, जान लो, जस्ट फॉर नॉलेज, कि जहाँ भी तुम्हें दो ऐसे साउंड दिख जाए कॉन्सोनेंट का साउंड और वो शुरू में रिपीट हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देखो सम से स हुआ एलिट्रेशन। आगे देखते हैं वर्ल्ड विल व, तो यहाँ पे एलिट्रेशन होगा। नीचे एक लाइन और आ जाओ, यहाँ पे भी तुम्हारा हो जाएगा फेवर फायर फ। तो इस तरीके से इस पोम में 3 ही जगह ऐसे हैं जहाँ पे एलिट्रेशन का यूज़ किया गया है, ठीक है। आगे चलो, फोर्थ पोएटिक डिवाइस है हमारा इमेजरी। इमेजरी में होता क्या है, इमेजरी में जस्ट हमारा जो पोएट होता है ना वो क्या करता है, कोई सिचुएशन दे देता है और उस सिचुएशन से हम क्या करते हैं, कोई एक सिचुएशन को इमेजिन करने लगते हैं। नहीं समझ आया तो समझो। एक बार की बात है, मैं अपने घर से निकला ही था और अचानक मैंने क्या देखा कि एक गाड़ी आई बड़ी सी और उसने क्या किया, एक छोटे से मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। देखते ही देखते वहाँ पे बहुत सारे लोग जमा हो गए। क्या था ये, दिमाग में कोई पिक्चर बना ना। तो यही वर्ड से पिक्चर का फॉर्मेशन करना, इसी को कहते हैं हम इमेजरी।
तो यहाँ पे इमेजरी क्या कहा गया है कि सपोज इमेजिन करो कि फायर एंड आइस जो है वो क्या करेगा, पूरी दुनिया को इनगल्फ कर जाएगी, निगल जाएगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, खत्म कर देगी। तो ये हुआ यहाँ पे इमेजरी। ठीक है, आगे देखते हैं अगला पोएटिक डिवाइस, मेटाफर। तो देखो भाइयों क्या होता है कि मेटाफर जो होता है ना, मेटाफर में होता क्या है कि कोई भी दो अनसिमिलर चीज़ को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे हैं, उनमें से मैं किसी एक बच्चे को बुलाया, उससे मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, उन्हें बताया गधा कहीं का, तुम तो एकदम गधे हो। तो मैंने उसको क्या कहा, गधे। आप में से टीचर ने बहुत किसी को कहा होगा, ऐसे ही कुछ भी बोल देते होंगे, तुम लोगों ने तो ये क्लास को मछली बाजार बना रखा है। तो भाई ये क्लास है, इसको हमने मछली बाजार बना दिया है। तो क्या क्लास एंड मछली बाजार एक ही चीज़ होता है? दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना। तो इसी तरीके से दो अलग अलग चीज़ों को जब हम कंपेयर करते हैं और वहाँ पे लाइक एंड एज का यूज़ नहीं करते हैं, तब वो कहलाता है मेटाफर। तो यही बात यहाँ पे बोला गया है कि यहाँ पे जो ह्यूमन की इमोशंस है ना, जैसे कि किसी के लिए भी वायलेंट हो जाना, किसी के लिए भी हेट वाली फीलिंग रखना, तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक मेटाफर के ऐसे काम कर रही है। चलो अगला पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस हमारा है एनाफोरा। तो एनाफोरा में क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना, एनाफोरा में होगा क्या कि कोई भी वर्ड या कोई भी छोटा सा फ्रेज सेंटेंस के शुरू में ही रिपीट होगा, एक ही स्टैंजा में रिपीट होगा। जैसे कि देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, देखो लिखा हुआ है ना सम से, फिर नीचे लिखा होगा सम से। तो दो दो लाइन में शुरू में एक ही फ्रेज जो है वो रिपीट हो रहा है। तो चाहे वो फ्रेज की बात करें या हम वर्ड्स की बात करें, बार बार अगर रिपीट हो रहा हो तो समझ जाना वहाँ पे एनाफोरा हो रहा है। शुरू में ही होना चाहिए, बाद में होगा तो उसका एनाफोरा मत बोल देना, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। इस पूरे पोएम में एक ही एनाफोरा है और वो है सम से एंड सम से, ठीक है। नेक्स्ट पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, पर्सोनिफिकेशन में कोई भी नॉन लिविंग थिंग को हम ह्यूमन की कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं। जैसे कि आपके बुक में कोई एक हिंदी में पोएम होगी, मुझे तो फिलहाल याद नहीं है, उसमें जो सरसों का खेत होता है ना, सरसों के खेत में जो वो होता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, फूल, सरसों के खेत में जो वो पीला पीला फूल होता है ना, जब वो ऐसे करके मंडरा रहा होता है तो हमारे कवि ये कहते हैं कि वो सरसों के खेत में वो पेड़, वो पौधे ऐसे हिल रहे थे मानो कोई नई नवेली दुल्हन शर्मा रही हो, है ना। तो इस तरीके से भी वहाँ पे पोएट जो है वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं। ऐसे मान लो कि हमने पत्थर पानी में फेंका, पानी में हमने पत्थर फेंका, तो उसके बाद जो लहर होती है ऐसे ऐसे करके मस्त वाली लहर, तो ऐसा लग रहा हो कोई इंसान डांस कर रहा हो, तो ऐसे लग रहा है कि लहरें जो है वो डांस कर रही हो। तो ऐसे बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग को जो हम लिविंग थिंग की कैरेक्टरिस्टिक दे देते हैं, चलना फिरना, डांस करना, नाचना, तबाह कर देना, ये सारी चीज़ों को ही हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे तो हमें पता ही है फायर एंड आइस जो नॉन लिविंग थिंग है और वो क्या कर रही है, चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हो रहा है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एसोनेंस, ठीक है। एसोनेंस किसको बोलेंगे, इट इज रेपिटेशन ऑफ ववेल वर्ड्स, ववेल साउंड्स इन सेम लाइन, द रेपिटेशन इज एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट वर्ड्स। तो ववेल साउंड जो बार बार रिपीट होता है उसको हम कहते हैं रेपिटेशन। और इस पूरे के पूरे पोएम में हमारा रेपिटेशन कहाँ पे हो रहा है, मतलब एसोनेंस कहाँ पे हो रहा है, डेट इज होल्ड एंड दोज। अब तुम पूछोगे कि सर कैसे हो रहा है, तो जरा इसको पढ़ो, होल्ड, ओ के साउंड आया ना, दोज, ओ का साउंड आया ना, तो ये जो ओ है वो हमारा ववेल है। तो जब ववेल का साउंड रिपीट होता है तो उसी को तो हम कहते हैं एजनेंस। सॉरी, इसको मैं एसोनेंस पढ़ दिया, इसको पढ़ते हम एजनेंस, ठीक है, एजनेंस। आगे चलते हैं। इंजैबमेंट क्या होता है बच्चों, इंजैबमेंट में क्या होता है कि कोई भी पोएम का लास्ट में कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं होगा, ना कहीं कॉमा होगा, ना कहीं फुल स्टॉप होगा, ना कोई डैश होगा, ना सेमी कॉलन होगा, कुछ नहीं होगा। तो जब भी पोएम के लास्ट में देखना लाइन में कोई भी पंचुएशन मार्क ना हो, वहाँ पे तुम्हारा होगा इंजैबमेंट। चलो मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ। इस पोएम में शुरू में ही देखो, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो इस फायर के बाद कोई भी कोई भी पंचुएशन मार्क नहीं है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट हो रहा है। सेकेंड लाइन में पंचुएशन मार्क है तो वहाँ पे नहीं है, थर्ड वाले में फिर से इंजैबमेंट हो रहा है एंड फोर्थ वाले में नहीं है। समझ आई बात, चलो आगे देखते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस में क्या होता है कि कॉन्सोनेंट का साउंड बार बार रिपीट होता है। जैसे एजोनेंस में क्या था, ववेल का साउंड रिपीट हो रहा था, एंड उसी तरीके से अगर कॉन्सोनेंट का साउंड रिपीट हो तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कॉन्सोनेंस। तो अच्छे से देखना कॉन्सोनेंस यहाँ पे कहाँ पर है। सम से मैंने अभी बताया था एलिट्रेशन, तो एलिट्रेशन एक प्रकार का कॉन्सोनेंस ही हो गया।
वर्ल्ड विल ये भी हो गया, फेवर फायर ये भी हो गया, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे एसोनेंस। एसोनेंस एक और यहाँ पे दिया हुआ है, जरा देख लेते हैं, गलती से मैंने दो जगह लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। हमारा ये पोएटिक डिवाइस के साथ हमारा ये पोम जो है वो फिनिश होता है। लेकिन अब हम लोग जा रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तो बच्चों मस्त सीट बेल्ट बांध लो और बैठ जाओ, फटाफट आंसर जो है वो लिख डालना, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। पहले सबसे पहले तुम्हारे पास यहाँ पे दिया हुआ है एक छोटा सा स्टैंजा इस पूरे के पूरे पोम का, जैसे कि बोर्ड एग्जाम में दिए जाएंगे। एंड नेक्स्ट उसके बाद पूछा है कुछ क्वेश्चंस, भारी भरकम क्वेश्चंस। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सो विच इमोशन डज द फायर रिप्रेजेंट। अभी मैंने कुछ इमोशंस के बारे में बताया था ना, कि जो फायर है वो किस किस इमोशन को व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है। चलो ऑप्शन देखते हैं, एंगर, इंडिफरेंस, ब्रेवरी, हैप्पीनेस। जल्दी से वीडियो पॉज करो, आंसर सोचो। सोच लिया आंसर? चलो अब मैं बताता हूं। इसका राइट आंसर होगा, जल्दी बताओ क्या होगा? एंगर। यहाँ पे तुम्हारा डिजायर वर्ड नहीं दिया है, तो जब डिजायर वर्ड नहीं दिया है दैट मीन्स एंगर। जब हम गुस्सा होते हैं ना, उठा के पटक देते हैं, ले करके पूरा पटक देते हैं, पटकते हैं ना, तो ये गुस्सा जो है वो हमें क्या कर रहा है, अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, विच इमोशन डज आइस रिप्रेजेंट। अब यहाँ पे आइस जो है वो कौन सा इमोशन रिप्रेजेंट करता है बच्चों? जल्दी बताओ, वीडियो पॉज करो, जल्दी सोचो। इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हेट्रेड। मैंने बोला था ना। तो ये जो पोम है ना, उसको मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं उसको जरा कॉपी में नोट डाउन कर लेना, जो मैंने नोट्स बनाया है ना उसको अच्छे से नोट डाउन कर लेना। ऐसे ही सारी वीडियोस जो है वो मैं आपको देते रहूँगा, ध्यान से समझते रहना। चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वर्ड डज नॉट रिलेट टू डिज़ायर। इनमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो डिज़ायर का कोई मतलब ना हो, यानी डिज़ायर से मिलता जुलता भी ना हो। तो डिज़ायर का मतलब क्या होता है? इच्छा, है ना। तो देखते हैं, विश मतलब चाहत, इच्छा, हाँ चलो ठीक है। अनवांटेड का मतलब कोई ऐसी चीज़ जिसको हम नहीं चाहते, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा अलग लग रहा है। आगे देख लेते हैं ऑप्शन। फैंसी का मतलब भी होता है मनपसंद, है ना। फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो वो होता है मनपसंद। और डिमांड का मतलब भी होता है एक चाहत, यानी डिमांड यानी विश, ये मेरी डिमांड है, ये मेरी विश है ना, ये मेरी डिज़ायर है। तो कहीं ना कहीं ए, सी और डी जो है वो डिज़ायर से रिलेट कर रहे हैं, लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है वो रिलेट नहीं कर रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आपका होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा चलो, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि द फ्रेज आई होल्ड विद दोज मीन्स, यानी ये जो फ्रेज यहाँ पे बोला गया है आई होल्ड विद दोज, इसका मतलब क्या होता है? आई होल्ड विद दोज, तो इसका मतलब होता है सपोर्ट करना। आई होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों को सपोर्ट करता हूँ। तो चलो देखते हैं कहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। टू ग्रैब देम, उन लोगों को पकड़ना, नहीं हो सकता। हाँ एक चीज़ मैं आपको बताने भूल गया। सबसे पहली बात ये ध्यान रखना बच्चों कि जब भी आप कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना रहे हो ना, चाहे वो इंग्लिश का बना रहे हो, साइंस का बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, तो एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करना। अब तुम पूछोगे सर ये एलिमिनेशन मेथड क्या है? जो लगे कि ऑप्शन नहीं है उसको पहले काटते जाओ, उसको पहले अलग करते जाओ, क्योंकि नहीं करोगे तो फंस जाओगे। तो चलो मैंने टू ग्रैब देम, इसको हमने काट दिया। टू डिसअग्री टू देम, उन लोगों से डिसअग्री होना, चलो इसको भी मैंने काट दिया, क्योंकि अग्री होने की बात की जा रही है। होल्ड विद दोज, मैं उन लोगों के साथ जाना चाहूँगा, ऐसे बोला गया ना। टू ऑब्स्ट्रक्ट देम, उनको अपोज करना, उनको बाधित करना, ऐसा भी तो नहीं है, नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? टू सपोर्ट देम। तो याद रखना टू होल्ड दोज का मतलब होता है टू सपोर्ट देम, गॉट इट। चलो अगला क्वेश्चन में देखते हैं। व्हाट इज द राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टैंजा। अब ये जो स्टैंजा तुम्हारे पास दी गई है, इस स्टैंजा की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या है? जल्दी से बताओ, वो हमारी क्या है? ए बी ए ए। तो चलो देखते हैं ए बी ए ए कहाँ है। ए बी ए ए, ये आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पोएट यूजेज द फ्रेजल वर्ब होल्ड विथ। पोएट ने यहाँ पे होल्ड विथ फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है। तो इनमें से नीचे जितने भी ऑप्शन हैं, इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो फ्रेजल वर्ब दिया हुआ है ऐसा कोई फ्रेजल वर्ब होता ही नहीं है? चलो बताओ। तो होल्ड विथ का मतलब तो मैंने बता दिया, सपोर्ट करना उनको, ठीक है। तो होल्ड ऑन का मतलब क्या हो गया बच्चों? होल्ड ऑन का मतलब होता है पकड़े रखना, ठीक है। प्लीज़ होल्ड ऑन माई कॉल, ठीक है, ऐसे करके होल्ड ऑन, होल्ड करना कहते हैं ना। तो ये तो भाई एक फ्रेजल वर्ब है। होल्ड ऑफ, ये कोई फ्रेजल वर्ब है या नहीं? मान लो नहीं है, नहीं पता, चलो इसको हटाओ, अभी साइड में रखो। आगे आते हैं। कम अक्रॉस, यार कम अक्रॉस तो मैंने सुना है। कम अक्रॉस का मतलब होता है, क्या होता है? संयोग से मिलना,
अचानक मिल जाना, जिसका कोई प्लानिंग ना हो, इस तरीके से। तो ये भी फ्रेजल वर्ब है, ए फ्रेजल वर्ब है, सी फ्रेजल वर्ब है। अब हमको देखना है बी एंड डी में, तो चलो आते हैं। कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है कि कोई काम के लिए बुलाना, यानी कोई काम हुआ हो उसको बुलाना, जैसे कि प्लीज़ कॉल आउट द पुलिस, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट, ये लोगों के सामने क्रिटिसाइज करना, या फिर हम सामने वाले को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तो वहाँ पे भी हम कॉल आउट का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि ए सी एंड डी जो है वो ऑप्शन तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो बच गया हमारा ऑप्शन क्या, बी, होल्ड ऑफ। तो यहाँ पे क्या गलती है बच्चों, ओ एफ लिख दिया, जबकि यहाँ पे ओ डबल एफ होना चाहिए था, ठीक है। और ओ डबल एफ होल्ड ऑफ का मतलब होता है कोई चीज़ होने वाली हो पर ना हुई हो, मतलब होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, जैसे कि वर्षा होने वाली थी लेकिन नहीं हुई, तो हम बोलेंगे द रेन हेल्ड ऑफ, ऐसे करके। आगे चलो क्वेश्चन देखते हैं। विच पोएटिक डिवाइस हैज़ द पोएट यूज्ड इन आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। तो यहाँ पे जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन पूछा है, इस क्वेश्चन का लेवल जो है वो थोड़ा सा हाई है, गौर से समझना। यहाँ पे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मैं आपको समझा देता हूँ कि अगर ऐसा क्वेश्चन तो जनरली नहीं पूछेगा, लेकिन आपको थोड़ा सा मैं हाई लेवल क्वेश्चन पूछ रहा था ताकि आप इसको समझ सको। देखो यहाँ पे आया है हेट, ठीक है। इस वर्ड को अगर मैं गौर से देखता हूँ तो यहाँ पे जो हेट वर्ड आया है और ग्रेट वर्ड आया है, हेट ग्रेट, हेट ग्रेट, तो ए का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा एजनेंस हो रहा है, सॉरी एजनेंस, समझ आई बात। तो यहाँ पे देखो एजनेंस कहीं पे दिया हुआ है, यहाँ पे होगा एजनेंस। अगर इसमें आप कोई और पोएटिक डिवाइस छाट सकते हो तो वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरीके के क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं, लेकिन मैंने जानबूझ के डाला है, कहीं पूछ दे। इतना लंबा लाइन तो दो तीन मतलब समझो कि आई थिंक आई नो, ये तो पुराना वाला लाइन था, उसको नीचे वाले लाइन से दोनों को कंबाइन कर दिया है। ऐसा क्वेश्चन तो दिखेगा नहीं, लेकिन मैंने ये दे दिया है, पर क्वेश्चन टेंशन मत लो, ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तीनों एक साथ नहीं आएगा, कुछ ईजी वाला ही आएगा। अब मैं कुछ क्वेश्चन तुम लोगों के लिए छोड़ता हूँ, प्रैक्टिस क्वेश्चन। इसका जो तुम्हें आंसर है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले आंसर देखने से पहले बना लेना, ट्राई करो, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा है, व्हाट कैन कॉज डिस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट। रॉबर्ट फ्रॉस्ट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है। ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट, इन दिस पोम फायर स्टैंड्स फॉर, इस पूरे के पूरे पोम में फायर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट, द पोम इज अ डैश, ये पोम जो है वो डैश है, पुट अक्रॉस बाय द पोइट। तो आपको यहाँ पे बताना है कि ये पोम जो है वो कैसा पोम है। नेक्स्ट, पिक द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट द पोइट अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट द पोइट। अब यहाँ पे क्या बोला है कि इनमें से जो भी ऑप्शन दी गई हैं, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है। कई बार आपके यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, और आप उस ऑप्शन को मार के आ जाते हो जो सही होता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो सही है उसको नहीं मार के आ जाना। ये नहीं कि बोलेगा कि दिन में कितना वहाँ पे कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको ये बताया गया कि वो कब नहीं नहाता है, आपने मार के आ गया कि वो कब नहाता है। ये काम मत करना, ध्यान से समझना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड सफिस। जो वर्ड है सफिस, इस सफिस का एंटोनिम क्या होगा। सिनोनिम तो आपने देखा सफिशिएंट, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा वो आपको नीचे बताना है। और करेक्ट आंसर के लिए प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लेना, क्योंकि कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो दिमाग को थोड़ा सा ब्लो करेंगे। तो उसके आंसर जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। और ऐसे वीडियोस और भी स्टडी नेट पे आती रहेंगी। सो इसी तरह हमारे इस चैनल पर बने रहना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।